हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों। थोड़ा सा मेरा जो स्वास्थ्य है वो कल से बड़ा ही गड़बड़ हो गया है। तो आज इस तरीके से आप मुझे देख पा रहे हैं। कल मैं एक छोटा सा फैक्ट आपको दे दूं, फिर आपको समझ में आए। कल सुबह जब आपकी क्लास हिस्ट्री वाली लेकर निकला, उसके बाद लूज मोशन स्टार्ट हुए, वॉमिटिंग, दोनों एक साथ शायद ठंड के कारण या जो भी रहा हो। कोई दवा अ, एक खाया था, उसका हो सकता है। तो कम से कम कल 15 से 20 बार लूज मोशन और 8 से 10 बार वोमिटिंग, बिना कुछ खाए पिए। और सबसे बड़ी बात थी, ओआरएस का घोल भी पी नहीं पा रहा था, अजीबो गरीब हुआ था। तो कल तो पूरा समझिए कि आज भी उठ करके कंटेंट बनाया आप लोगों का। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो कल चूंकि सैटरडे को क्लास अपनी हुई नहीं थी, अ, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सैटरडे और आज दोनों का करेंगे। तो कश्मीर में एक बौद्ध स्तूप मिला है, और इस बौद्ध स्तूप को लेकर के हम लोग एक चर्चा करेंगे। और चर्चा का जो पूरा टाइटल होगा वो होगा प्राचीन बौद्ध जो भी स्तूप है, बौद्ध स्तूपाज हैं, उनका इंडिया का जो आर्किटेक्चर है, मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर जैसे स्थापत्य में क्या रोल है, और उनकी शिक्षाएं, मतलब ये जो स्तूप स्थापत्य हैं, ये कैसे महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उसको लोगों के सामने रखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही कि स्तूप कैसे महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करते हैं। थोड़ा स्लो बोलूंगा। और अ, अ, ये जो बौद्ध स्तूप है, बुद्ध की शिक्षाओं को कैसे हमारे सामने रखते हैं, इस पर यूपीएससी ने एक प्रश्न भी पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पीडीएफ शेयर की थी, शायद आपने देखा हो। जीएस पेपर 1 हिस्ट्री ए से अतीत मानवीय चेतना एवं जीवन मूल्यों का स्थायी आयाम होता है, और प्रीलिम्स के कई क्वेश्चन को ध्यान में रख करके इसे तैयार किया गया। दूसरा स्वाभाविक है, जियो पॉलिटिकल, इस समय जब से ट्रंप आए हैं, स्वाभाविक है जियो पॉलिटिकल क्लास स्ट्रगल, कुछ भी कह दीजिए, लगातार हर जगह चल रहा है। और चाइना भी उसमें भागीदार है, रशिया भी भागीदार है, ऐसा नहीं केवल अमेरिका ही भागीदार है। तो यानी वही आईआर की खबरें, कैसे वो इकोनॉमी को प्रभावित करेंगी, कैसे वो सिक्योरिटी को, कैसे इंटरनेशनल एथिक्स को, बहुत सारी चीजें। तो ये कल भी था। और आप देखिए, नाटो को धमकाने में सक्षम क्यों है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आज आपको सिखाने जा रहा हूं। जरा नोट कीजिएगा इसको, नाटो को लेकर के। कल मैं लेटा था तो काफी परेशानी थी, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ बेटे, बहुत तकलीफ में था। आज भी तकलीफ में हूं, लेकिन फिर भी करना है, क्योंकि पानी नहीं पिया है, पानी सब निकल गया है। तो जब मैं कल लेटा था, बीच बीच में क्या करता, बोर होना पसंद नहीं, तो कुछ मैं पढ़ रहा था नाटो के बारे में, और बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट आया, मुझे लगा कि आज आपको सिखाना चाहिए, और इसी टॉपिक से उसका रिलेशन भी है। जब नाटो बना था बच्चों, मतलब इसमें है कि नाटो को धमकाने में क्यों सब, मतलब नाटो को अमेरिका अपने ढंग से क्यों लेके चलता है, और आगे लिखा होगा जीडीपी, यानी भैया सारा पैसा उसी का है, तो उसको अपने ढंग से चलाएगा ही चलाएगा। तो जब नाटो बना था, तो नाटो बना था कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, सामूहिक सुरक्षा संधि। यानी अगर नाटो के जितने भी देश हैं, उन पर कोई भी बाहरी सत्ता अटैक करेगी, सब मिल करके उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बनाया गया था कोल्ड वार में, यूएसएसआर और उसके जो भी मित्र हैं, अलाइज हैं, उनसे निपटने के लिए। ठीक है। लेकिन जब मैं कल पढ़ रहा था, तो एक एक प्रश्न मेरे दिमाग में बड़ा गहरा गूंजा कि ये तो ठीक था कि कोई बाहरी आक्रमण करे, नाटो के जितने मेंबर हैं उन पर, तब तो सब मिल के मारेंगे उसको। लेकिन अगर नाटो का ही कोई एक मेंबर कंट्री दूसरे नाटो मेंबर कंट्री पर अटैक करे तो क्या होगा? इसकी कोई व्यवस्था नाटो में नहीं है, और उसी का दुष्परिणाम है ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अंतर्गत है। डेनमार्क फाउंडिंग मेंबर है बच्चों, किसका? नाटो का। याद रखिएगा, शुरुआत में जो 10-12 देश मिल करके नाटो बनाए थे, उसमें से डेनमार्क एक था। डेनमार्क, ग्रीनलैंड आज उसी के प्रशासनिक एरिया में है, उसी का एडमिनिस्ट्रेशन वहां चल रहा है।
वो भी नाटो, ये भी नाटो, समझ सकते हैं आप। हर जगह हो रहा है नाटो नाटो। फिर इसके बाद माधव गाडगिल सर की मृत्यु हुई, और वेस्टर्न घाट के इकोलॉजी एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए उनके जो काम है उनको भी हम देखेंगे, उनको इसी प्रकार से श्रद्धांजलि देने की कोशिश करेंगे। ये भी टॉपिक है, दो न्यूज एक साथ थे। फिर उसके बाद 10 जनवरी को ही फिर वही आईआर ही चल रहा है, बताने की जरूरत नहीं। उधर आप नाटो पढ़े तो फिर आगे पढ़ेंगे लटनिक, यानी अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी, उन्होंने ये कहा कि हम तो ट्रेड डील करना चाहते थे लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई कॉल ही नहीं आई। यानी मोदी जी अब कॉल करते तब हमारे यहाँ से ट्रेड डील होती। तो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसका खंडन किया है कि बहुत अच्छे से हमारी बातचीत हुई थी, आप कृपया, मतलब ये नहीं कहा कि झूठ, आप कृपया झूठ ना बोले, लेकिन इंडिकेशन वही था कि आप इस तरीके से हमारी छवि खराब करने की कोशिश ना करें। तो अमेरिका के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो आपके सामने है, और सेम जीएस पेपर 2, 3, 4 ऐसे प्रीलिम्स के लिए। फिर डी डॉलराइजेशन का फियर है, यानी ये जो वेनेजुएला पर हुआ, ये जो ग्रीनलैंड पर करने की कोशिश हो रही, ये जो अर्जेंटीना, मतलब और भी जो लीबिया और इन सब पर बातचीत हो रही है, तो वो यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया, डी डॉलराइजेशन का डर है। यानी ये इसलिए हो रहा है, अमेरिका नहीं चाहता कि डॉलर का जो डोमिनेंस है, डॉलर का जो प्रभुत्व है वो कमजोर पड़े। इसको भी हम लोग सेम उसी के निगाह से देखेंगे। फिर वही न्यूज जो लटनिक ने कहा था, वही बिजनेस लाइन में भी आया कि भारत ने रुके हुए व्यापार समझौते पर अमेरिका के गलत दावे। अमेरिका का गलत दावा का मतलब कि हमने फोन किया लेकिन मोदी जी की तरफ से फोन नहीं आया, और माधव गाडगिल आपको मैंने बता ही दिया। फिर उसके बाद आज, यानी कल था संडे, आज है 12 जनवरी, और फिर वही ग्रीनलैंड की चर्चा आ गई है। तो ग्रीनलैंड की खनिज संपदा, यानी जो वहां पर मिनरल्स है, विशेषकर रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बहुत बड़ा खजाना है, और किसी भी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते हैं कि वो उस पर अब किसी का कंट्रोल हो, इन्हीं का कंट्रोल रहे। और इसी के साथ जुड़े हुए और भी बहुत से पहलू सेम एक साथ ही, सब एक ही बार इसको उठाऊंगा और सारी चीजें क्लियर करता हुआ चलूंगा। फिर जापान पर चीन ने कुछ एक्सपोर्ट प्रतिबंध लगाए हैं, एक, और ईरान, रशिया और साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री डील, एक ड्रिल की है, मिलिट्री ड्रिल भी की है। अब आप देखिए, यानी अमेरिका को भी इनडायरेक्टली एक धमकी मिल रही है, आप यहां से देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगला, ट्रंप लैटिन अमेरिका में पावर प्ले करे लेकिन चीन पहले से ही वहां मौजूद। इसमें बताया गया चीन की उपस्थिति है, ऐसा नहीं कि आप चीन को बिल्कुल मतलब नकार सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक रिसर्च हुआ है 2025 में, जो हमारे महासागर हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हुए हैं। क्या रीजन है, इस पर भी हम लोग पढ़ेंगे। एक शोध आया, व्हाट इज अ रिसर्च ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। और फिर इसके बाद भारत की मैरीटाइम पॉलिसी पर एक आर्टिकल आया, समुद्री नीति पर, जिसको जीएस पेपर 2, 3 ऐसे प्रीलिम्स की निगाह से पढ़ेंगे। थोड़ा मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ, वो फ्लो बच्चों आ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या ही मुझे फील हो रहा है द ईयर। बट ये भी है कि ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बगैर समझाए ये आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि काफी पेचीदा बातें हैं। इनफैक्ट आज वो अपना बच्चा राहुल, उसका इंटरव्यू भी है, लेकिन उसका मेरे पास अभी मैं 7:15 बजे मैसेज आया कि सर इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू का दे दीजिए वो आज का फ्रंट पेज का बना करके, कि मैं एक बार, लेकिन मैं उस समय, अभी मैं उठा 8:30 बजे, तब उसको मैंने बना करके दिया जल्दी जल्दी, क्योंकि उसका 10 बजे एंट्री हो जाएगी, लेकिन 1 घंटा पहले ही दे दिया। तो बस ये ध्यान में रखना है कि थोड़ा स्लो बोलूंगा, इससे फ्लो अपना तोड़ना मत, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा अटैकिंग मोड का आदमी हूं, अटैक करके पढ़ाना पसंद है। थोड़ा सा आज नहीं कर पाऊंगा। तो ये हम लोग देखेंगे, और क्वाड का भी जिक्र आ गया।
क्वाड के साथ क्या चैलेंज है क्या नहीं, ये भी आ गया, मैंने कहा ये भी करा देता हूं। और एक आया है, एक ये क्या है आप लोग बताइए, SASCI, ये स्कीम क्या है, ये योजना क्या है, कितने बच्चों ने पढ़ा होगा? बहुत बढ़िया है, मजा आएगा, मुझे लगता है आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर क्या किया गया, जब इतने टॉपिक हो गए सैटरडे के भी और आज के भी, तो मैंने टीम को मैसेज किया सुबह ही, कंटेंट मैं 5 बजे उठ के बनाता हूँ, वो मैंने नहीं छोड़ा, मैंने बना दिया। तो मैंने टीम को बोला, हमने कहा जितने भी टॉपिक हैं जियो पॉलिटिक्स वाले, उनको एक साथ करो, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय तो जियो पॉलिटिक्स नाम से हमने एक साथ सारी चीजें यहाँ पर इकट्ठा कर दी, जिस पर मैं ओपन लेक्चर ले लूंगा, आप PDF पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो पहला वही कि भारत ने लटनिक के दावे को खारिज किया कि PM ट्रेड डील पक्की करने के लिए ट्रंप को फोन नहीं किया, यानी एक हो गया। दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, वही जब लटनिक ने कहा तो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इन सब ने इसका जवाब दिया। फिर तीसरा, डॉलर कमजोर होगा, इंटरनेशनल जो ट्रेड में डॉलर में ही सब कुछ किया जाता है, उसका असर कम होगा, इसलिए अमेरिका बहुत सारे एक्शन कर रहा है। फिर वही, अमेरिका नाटो को धमकाने में सक्षम क्यों है, ग्रीनलैंड की खनिज संपदा और जापान पर चीनी एक्सपोर्ट कंट्रोल, और रशिया, जापान और साउथ कोरिया का एक मिलिट्री डील आप देख सकते हैं। और ये ब्रिक्स के देश हैं, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया, ये भी बहुत बड़ी चीज है, ब्रिक्स के देश ड्रिल कर रहे हैं, भारत भी ब्रिक्स का देश है। तो कई चीजें हैं जो आपको समझनी है, यानी अमेरिका के लिए सब कुछ हलवा नहीं है। फिर उसके बाद वही 7वां, 8वां और 9वां, तो कुल मिला करके आज 9 टॉपिक एक साथ कनेक्टेड हैं, और जिनको मैं पहले समझा दूंगा, फिर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको मैं ओपन लेक्चर आपके सामने रख देता हूं। जैसा कि आप सब घटनाक्रम देख रहे हैं, UPSC ने आपसे प्रश्न भी पूछा है, खैर विस्तार से अभी आगे आएगा, तो हम लोग एक साथ कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आगे हैं, कोई बात नहीं। ये आप उठा लिया हूं तो आपको थोड़ा समराइज कर ही देता हूं, कनेक्ट हो गया। जैसे UPSC ने एक प्रश्न पूछा आप लोगों से, मेरे प्यारे बच्चों, बाप रे। और वो प्रश्न क्या पूछा है UPSC ने, जिस पर हम लोग बहुत बारी चर्चा भी कर चुके हैं। UPSC ने आपसे प्रश्न पूछा कि दुनिया ग्लोबलाइजेशन से पीछे जा रही है और सॉवरेन नेशनलिज्म बढ़ रहा है, संप्रभु राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, समझ पा रहे हैं, भूमंडलीकरण, जिसमें ये ग्लोबलाइजेशन, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है कि विभिन्न देश, अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें केवल, और सभी क्षेत्रों को आप ले सकते हैं, विभिन्न देश जब मुक्त होकर के, फ्री होकर के एक दूसरे के साथ व्यापार संबंध का संचालन करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की निगरानी में, जिसका नाम है WTO, तो स्वाभाविक रूप से उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। बट आज आप ग्लोबलाइजेशन का लेवल देख सकते हैं कि वह सॉवरेन नेशनलिज्म के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। मींस कि हर देश अपना हित चाह रहा है, उसे ग्लोबल ऑर्डर से, उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नेतृत्व में ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। और उसी प्रोसेस का हिस्सा है इस समय का जो पूरा टसल चल रहा है पूरे विश्व में, और उन्हीं सब का यहाँ पर आपके सामने एक डिटेल्ड कंटेंट दिया गया है, जिसको आपको मिलेगा, आप पढ़िएगा। बहुत बार ये सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब फिलहाल के लिए जो डिस्कशन है, ये कल वाले टॉपिक से आगे लेके चलते हैं, और फिर पहली न्यूज आपके सामने आती है, जहनपोरा का जिक्र है, बारामूला उत्तरी कश्मीर में। तो ये जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, मैपिंग में ये भी आप देख लीजिएगा, हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1 मैपिंग। यहां पर विशाल बौद्ध स्तूप मिला है, और
कुषाण काल से इसका संबंध है हिस्ट्री में, तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले आप इसको पकड़ लीजिए। किससे इसका संबंध है? इसका संबंध है कुषाण काल से। ठीक है। अब जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको हम क्यों पढ़ें? तो आर्ट एंड कल्चर भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इसी में यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा था। ठीक है ना? और वो प्रश्न पूछा था, ये देखिए, बारामूला यहीं पर मिला, इसकी मैपिंग में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपसे प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने कि जो बौद्ध स्तूप है वह कैसे महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को प्रेजेंट करता है। तो हमारे लिए यही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को कैसे रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये पहली चीज जो हम लोग देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखेंगे। तो ठीक है, पूरा विस्तार से ये कंटेंट आपको दिया गया है। भारतीय इतिहास के लिए जैनपुरा का महत्व, तो ये सब आपको बता ही दिया गया। बुद्ध स्तूप, छत्र, यष्टि, हर्मिका, अंड, ठीक है ना, ये सारा इसी के बारे में यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा था, इसी के बारे में कि ये जो बौद्ध स्तूप होते हैं ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है और प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। इसको थोड़ा सा बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं, जो भी उनकी टीचिंग है, लिखित जब लिखे हुए जो लिटरेचर उनके जो हैं, तो उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो लिखित ग्रंथों से पहले, यानी जब किताबें नहीं लिखी गई उसके पहले की बात, बाद में किताबें भी लिखी गई, वो सिंबल्स यानी प्रतीकों के माध्यम से दी। और स्तूप उन्हीं शिक्षाओं का, यानी जो संकेतों के माध्यम से दी गई हैं, पत्थर में बना हुआ पार्ट है। यानी हम कह सकते हैं स्तूप क्या है? स्टोन टेक्स्ट बुक है। क्या है? स्टोन टेक्स्ट बुक। तो क्या समझ पाए? यानी कि कैसे आपको शब्दों का चयन करना, ये सीखना है कि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं लिखित ग्रंथों से पहले प्रतीकों, सिंबल्स और आचरण यानी प्रैक्टिस के माध्यम से दी। और स्तूप उन्हीं शिक्षाओं का पत्थर में बना हुआ पार्ट है, स्टोन टेक्स्ट बुक है। ठीक है, स्तूप हो गया। अब आता है यहां पर एक समझने वाली बात। बुद्ध से कभी किसी ने यह प्रश्न पूछा कि आपने मंदिर क्यों नहीं बनवाए? तो बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए भी ये सीखने के लिए, ईश्वर नहीं, मार्ग यानी पाथ जरूरी है। यानी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, एक अच्छा मार्ग मिले, हम उसी मार्ग पर आगे बढ़े, जैसे अष्टांगिक मार्ग, सम्यक आचरण, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत। तो बुद्ध ने मंदिर क्यों नहीं बनवाए? क्योंकि ईश्वर नहीं, मार्ग जरूरी है। पूजा नहीं, बोध, यानी पूजा के बजाय एनलाइटमेंट, कि आप अपने आप को समझ सकें, दूसरों को समझ सकें, मानवता को समझ सकें, वो जरूरी है। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा से अपने आप को अलग किया। हालांकि बाद में उनमें शामिल हो गया, जब वो नहीं रहे तो मूर्ति पूजा उनमें आई, आप सबको पता है। उन्होंने ध्यान, परिक्रमा और प्रतीक, इन तीन चीजों पर जोर दिया। यही कारण है कि स्तूप मंदिर नहीं, स्तूप क्या थे? टूल ऑफ प्रैक्टिस, साधना का माध्यम थे। तो इसको याद रखिए, कभी प्रीलिम्स में फंसा है स्तूप अ काइंड ऑफ टेम्पल, तो आप अ काइंड ऑफ टेम्पल गलत मार दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक एक चीज, स्तूप का ये जो अंड है, यानी पहली चीज आपके दिमाग, अंड यानी जो पूरा ये गोल बना हुआ है, पूरा गोल। तो स्तूप का जो पूरा गोल आकार है, जो ओवरऑल डोम शेप ऑफ स्तूपा है, नाम इसका अंड है। इसे हम डोम भी कहते हैं, DOME बच्चों, हिंदी में भी डोम भी कहते हैं। ये क्या दिखाता है? आधा गोल ठोस मिट्टी या पत्थर का एक ढांचा होता है ये। इस अंड के पीछे बुद्ध की टीचिंग क्या है, बस यही आपको सीखना है।
गोलाकार जो है ये पूरा का पूरा, ये मेरे प्यारे बच्चों साइकिल ऑफ लाइफ है, संसार का चक्र है। क्या है? साइकिल ऑफ लाइफ है, संसार का चक्र है। ठीक है ना? तो गोलाकार आपको पता लगा, साइकिल ऑफ लाइफ, इस अंड में जो गोलाकार है। और चूंकि ये ठोस है, तो ठोस ढांचा ये बताता है कि जीवन अस्थाई नहीं है, यानी लाइफ के बारे में बताता है इम्परमानेंस। आप कहेंगे सर ये इम्परमानेंस यानी जीवन अस्थाई नहीं, इसका मतलब क्या है? वही कि जन्म होगा, फिर जीवन जिएंगे आप, फिर मृत्यु होगी, फिर आपका पुनर्जन्म होगा, और उसके माध्यम से संदेश देते हैं यह संसार अस्थाई है, इससे मोह मत करो। तो पहली शिक्षा उनकी, यानी अपने स्तूप के माध्यम से, तो हमने स्तूप के स्ट्रक्चर के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की है। तो पहला हो गया अंड, यानी अंड के थ्रू वो क्या शिक्षा हमें दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रदक्षिणा पथ, यानी जिसको हम कहते हैं परिक्रमा मार्ग। ठीक है ना? ये लिखा हुआ ना, परिक्रमा मार्ग, प्रदक्षिणा पथ इसे बोलते हैं। और क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिक्रमा पथ, या इसको मेधी भी कहते हैं, मेधी, MEDHI, मेधी। स्तूप के चारों ओर क्लॉकवाइज वॉकिंग यहीं से की जाती है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो वॉक करते हैं ना, क्लॉकवाइज, तो वैसे ठीक यहां पर स्तूप के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमना। अब यहां पर बुद्ध की शिक्षा कैसे मतलब चारों ओर घूमने से क्लॉकवाइज कनेक्ट होती है? तो बुद्ध की शिक्षा यानी लगातार घूमना, इसका मतलब होता है जीवन एक यात्रा है, धीरे धीरे चलना, यानी जीवन में संयम, डिसिप्लिन मेंटेन रखना, ध्यान से चलना, यानी स्मृति, माइंडफुलनेस को मजबूत करना। तो यह यहाँ पर यानी जो परिक्रमा पथ है, उससे हमें यह शिक्षा मिलती है। और इसका एक दार्शनिक अर्थ है, फिलोसफिकल मीनिंग भी है, और वो है अष्टांगिक मार्ग, यानी सही दृष्टि, सही आचरण, सही प्रयास। तो इस प्रदक्षिणा पथ के माध्यम से हमें संदेश देते हैं, मोक्ष पूजा से नहीं, सही जीवन मार्ग से मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर आता है हर्मिका, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तीसरा हर्मिका। हर्मिका यानी देखिए ये क्या है? ये चौकोर घेरा है ना, ये चौकोर घेरा, हर्मिका। स्तूप के ऊपर बना चौकोर, एक एक प्रकार का चौकोर साइज का बना हुआ एक शेप, जिसे हम बाड़ा भी कह सकते हैं। तो हर्मिका के पीछे, यानी हर्मिका क्यों? हर्मिका चौकोर है। चौकोर चीजें हमेशा स्टेबल होती हैं, आपको पता है, यानी वो गिरती नहीं है। तो वो स्थिरता का प्रतीक है, ऊंचाई पर स्थित है सबसे। तो उच्च चेतना, हायर कंसाइसनेस की शिक्षा वो देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्थिर होना चाहिए और उच्च चेतना अपनी विकसित करनी चाहिए। इस हर्मिका का फिलोसफिकल जो मतलब है वो है प्रज्ञा, यानी विजडम, और बुद्धत्व यानी वही बुद्धहुड, यानी बुद्ध की शिक्षाएं। यानी बुद्धत्व तो शरीर नहीं, चेतना की अवस्था है। वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को चेतन रहना चाहिए। फिर इसके बाद आता है यष्टि। यष्टि क्या हो गया? इसको भी आप देखें थोड़ा सा। यष्टि आ गया आपके सामने। यष्टि क्या है? ये बीच का खंबा है, ये देखिए आप। यष्टि क्या है? बीच का खंबा, सेंट्रल पिलर। ये क्या दिखाता है? यानी जमीन से ऊपर उठता सीधा स्तंभ है, आप देख सकते हैं। यानी यहां से बुद्ध की शिक्षा, सीधा ऊपर मीन्स आत्म उत्थान करना, जमीन से आकाश, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर चलना। और इसका दार्शनिक अर्थ है कि सेल्फ एफर्ट करना पड़ेगा, कोई ईश्वर नहीं, खुद उठना है। यानी इसमें संदेश छुपा है, जो आपके और मेरे लिए भी है, आपके एग्जाम के लिए भी, कि मनुष्य स्वयं अपने उद्धार का कारण है। तो ये हो गया आपका हर्मिका और यष्टि मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद सबसे ऊपर होता है छत्र। छत्र यानी देख सकते हैं एकदम जैसे ये अम्ब्रेला टाइप का है, छाते जैसा ढांचा आप देख सकते हैं। हाँ, और तीन छत्र है। ये तीन छत्र बौद्ध धर्म के तीन रत्न, थ्री ज्वेल्स, यानी त्रिरत्न
का प्रतीक है बुद्ध, धम्म और संघ। तो इसका दार्शनिक मतलब क्या है? अकेले नहीं, समुदाय और ज्ञान। यानी आपको अकेले नहीं चलना, समुदाय को साथ लेके चलना है और खुद भी ज्ञानी बनना है, दूसरों को भी ज्ञान देना है। तो इसमें संदेश है दार्शनिक की, ज्ञान, गुरु प्लस समाज, ये जब सब मिलते हैं तब जाकर के मोक्ष प्राप्त होता है। आई होप आप इसको समझ गए। तो हम कह सकते हैं जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का साइलेंट टीचर है, जहां हर स्थापत्य तत्व, यानी जो भी आपने पढ़ा, अंडहर और प्रदक्षिणा पत्र, हार्मिका, यष्टि, छत्र, अनित्यता, मध्यम मार्ग, आत्म प्रयास और निर्वाण की शिक्षा हमें दे रहा है। यही मुझे आपको सिखाना था। बाकी तो आप लोगों ने कल इसको पढ़ लिया। एक बार मुझे बताएं, कोई डाउट तो रहा नहीं होगा? बोलिएगा, कोई डाउट रहा प्रीलिम्स के लिए? उत्तरी कश्मीर के जहनपोरा में हाल ही में हुए पुरातात्विक उत्खनन ने इस क्षेत्र के बौद्ध अतीत पर विद्वानों का ध्यान फिर से आकर्षित किया है। बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में कश्मीर के ऐतिहासिक महत्व और बौद्ध धर्म के अंतर क्षेत्रीय प्रसार में इसकी भूमिका पर चर्चा करें। इसकी प्रैक्टिस भी आप, और फिर देखिए प्रीलिम्साथन क्वेश्चन भी आ रहा है। ठीक है ना? तो ये पूरा टॉपिक आपके सामने आ गया है। पूरा क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन बना, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, फिर दूसरा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ये बना, फिर उसके बाद एंशियंट कश्मीर में बुद्धिज्म के बारे में जो आपसे प्रश्न पूछा, 1 2 3 स्टेटमेंट बना करके। तो ये है, यानी यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कंटेंट की, कि आप प्रीलिम्स और मेंस एक साथ आसानी के साथ कर सकते हैं। अब आता है बेटा अगला टॉपिक, आप देख सकते हैं। और ये टॉपिक क्या है? भारत ने रुके हुए व्यापार समझौते पर अमेरिका के गलत दावे को खारिज किया। अब अमेरिका क्या कह रहा है? ये वही 2019 का प्रश्न है बच्चों। एक बार आप लोग याद करिए, बताइए याद है? मुझे थोड़ा कम बोलना पड़े ऐसा कोशिश कीजिए। 2019 का प्रश्न याद करिए, जीएस पेपर 2 आईआर में, विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव, यानी अमेरिका की नीति का भारत पर प्रभाव। क्या प्रश्न आपसे पूछा था? कि वाशिंगटन अभी भी भारत को अपनी विदेश नीति में वह स्थान नहीं दे पाया जो भारत के सेल्फ स्टीम और जो उसके अपने एस्पिरेशन है, जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको, यानी आत्मसम्मान और महत्वाकांक्षाओं को एक विश्वास दिला सके या उसको एक मजबूत स्थान दिला सके। क्या आप सबने इसको पढ़ा है? ये सेम वही है कि यार क्या कर रहे हो तुम? नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा गया है। और इस बयान को भारत ने ऑफिशियल, नॉट अनऑफिशियल, इनएक्यूरेट बताया, गलत बताया। और कहा गया कि 8 बार हमारी उनकी बातचीत हुई है। ठीक है, फिर प्रश्न उठता है कि ट्रेड डील रुका क्यों? तो अमेरिका की पॉलिसी है, जब तक वो अपने पक्ष में झुका नहीं लेता तो स्वाभाविक रूप से वो कैसे इतनी आसानी के साथ ट्रेड डील हमारे साथ कर लेगा। ठीक है, हो गया बच्चों? तो वही है जीएस पेपर 2 आईआर, अमेरिका की नीति का प्रभाव, भारत अमेरिका, इससे इकोनॉमी पर असर, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, भूमंडलीकरण। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, ये आप जीएस पेपर 4 एथिक्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हैं जो आप लोगों को देखने हैं। इसमें ऐसे कौन कौन सा लेके आएंगे? मैं थोड़ा रुक रुक के बोलूंगा बेटा, तबीयत गड़बड़ है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ चूंकि मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आज हालत एकदम खराब है।
ठीक है। तो इस तरीके का गलत दावा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की दृष्टि से भी ठीक नहीं है बच्चों। ठीक है। और ठीक है, अब यहां पर क्या क्या मुद्दा हुआ था वो एक बार कहानी के रूप में आपको बता दूं। मेरे बच्चों, अमेरिका के ट्रेड सेक्रेटरी हैं, वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक। उन्होंने एक पब्लिक मतलब मीडिया के सामने कहा, एक सार्वजनिक बयान में स्टेटमेंट दिया कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है वो इसलिए नहीं आगे बढ़ पाई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की। मतलब सोच लीजिए आप, आरोप प्रत्यारोप। यहां पर एक निबंध लिख लीजिएगा। शब्द दो धारी तलवार से ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं। क्या होते हैं? शब्द दो धारी तलवार से। यानी ये जो लुटनिक का स्टेटमेंट है, ये शब्द ही तो है डिप्लोमेटिक टर्म में। ये डिप्लोमेटिक वोकैब उन्होंने इस्तेमाल किया कि हमने उनसे बात नहीं की। अब इसके क्या महत्व होंगे? स्वाभाविक है, दोनों देशों के बीच का संबंध इससे कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है, चूंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट जिसको भारत ने झूठ कह दिया। आप समझ रहे हैं, आग में घी डालने का काम ये सब हो रहा है। भारत ने सीधा नकारा कि यह इनएक्यूरेट है, यानी भारत ने भी ऑफिशियल आकर के मीडिया में कहा कि यह गलत है। भारत की ओर से जवाब दिया विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है मिस्टर रणधीर जायसवाल है। अब उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 2025 में 8 बार की बातचीत हुई, इसलिए बात नहीं हुई। लुटनिक का ये दावा तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। ये सब एकदम याद रखिएगा जो, ठीक है ना। अब ट्रेड डील, बहुत सारे बच्चे होंगे, ट्रेड डील का क्या मतलब होता है? ट्रेड डील का मतलब क्या होता है भाई? ट्रेड डील का मतलब दो देशों के बीच यह तय करना कि कौन सा सामान कितने टैरिफ पर किस नियम यानी रेगुलेशन के तहत एक दूसरे के देशों में बेचा जाएगा। तो यह कोई दोस्ती का समझौता नहीं होता बच्चों, ये एक प्रकार से आप समझिए एक कठोर आर्थिक सौदेबाजी होती है। ठीक है। अब आपको मैंने बहुत पहले ही पढ़ाया था। अब आप एक तरफ अगर इंडिया को लिख दें, ठीक है ना, एक तरफ यूएस को लिख दें, तो क्या मैंने बहुत पहले आपको नहीं पढ़ा विस्तार से कि केवल इसलिए कि मतलब कितना बड़ा यार अजीबो गरीब है। आपके पास पैसा है तो आप सर किसी को भी परेशान करोगे। अमेरिका चाहता है, क्या क्या चाहता है आप जरा देखिएगा इंडिया से। अमेरिका चाहता है कि भारत, मैंने पहले भी पढ़ा दिया आपको विस्तार से, कि मार्केट एक्सेस यानी उसके वस्तुओं को ज्यादा बाजार मिले। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर, ये सब भी खोलो। अब आप बताओ हम खोल पाएंगे? दूसरा, अमेरिकी कंपनियों पर इंपोर्ट ड्यूटी हम कम करें और अमेरिकी कंपनियों पर हम नियम कानून भी थोड़ा सरल बनाएं। दूसरा ये चाहता है। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर, फार्मा और तकनीक के क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को और छूट दो, ऐसा वो चाहता है। अब वो जो तीनों चीजें ये चाह रहा है, तो क्या दे पाएगा? क्योंकि वो इंडिया का कंसर्न नहीं समझ पा रहा है। हमारा कंसर्न क्या है? 140 करोड़ लोगों की इकोनॉमी है यार। अगर हम बिना सोचे टैक्स घटा देंगे तो रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी। भारत की या आजादी के बाद से ही सरकारों की नीति रही अफोर्डेबल प्राइस, यानी सस्ती चीजें अपने लोगों को उपलब्ध कराना और महंगाई पर नियंत्रण रखना। हमारे यहाँ तो यूपीएससी भी प्रश्न पूछता है कि भैया गरीबी भूख समाप्त करना, सब तो करो, वेलफेयर स्कीम लाओ, सब करो, रोजगार लाओ, लेकिन साथ ही इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखो। पूछता है कि नहीं पूछता? तो भारत का पक्ष यही है, पहला, कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, हमारे हम अपने यहाँ महंगाई नहीं बढ़ा सकते। दूसरा, हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो अभी अभी उठ रही है, आप लोग तो औद्योगिक देश बन चुके हैं, हमें उनको संरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना है। अगर अमेरिकी कंपनियां बिना रोक टोक आ गई तो छोटे किसान, एमएसएमई, देसी फार्मा कंपनियां, ये सब अमेरिका की प्रतिस्पर्धा में दब जाएंगे। फिर इसीलिए भारत हर शर्त नाप तौल कर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करता है या मानता है। तो क्या अब आपके मन में आ सकता है कि सर इसके बाद बातचीत पूरी तरह बंद है, ऐसा उन्होंने कहा है? नहीं।
और यही बात अमेरिका का दावा गलत भी बनाती है। भारत ने साफ कहा कि 2023 से हमारी बातचीत, लिख लीजिएगा, ट्रेड डील पर 2023 से हमारी बातचीत चल रही, कई राउंड हो चुके, कई बार समझौते के बहुत करीब पहुंचे, लेकिन करीब पहुंचना और इसका यह मतलब नहीं है कि हर शर्त मान लेना। ठीक है। अब उसके बाद यहां पर आया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने मीडिया के सामने भी तेल वाला मुद्दा कि हम रशिया से तेल क्यों खरीदते हैं, ये भी उन्होंने ऑफिशियल बताया, वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं। यानी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्पष्ट किया है कि भारत रूस से तेल इसलिए नहीं खरीद रहा है कि वो यूक्रेन के युद्ध को बढ़ावा दे रहा, नहीं। भारत रूस से तेल ग्लोबल मार्केट कंडीशन को देख करके खरीदता है कि भाई हमें जहां से सस्ता मिल रहा है हम वहां से खरीद रहे हैं। ग्लोबल मार्केट कंडीशन का मतलब यही है, प्राइस का कंपेयर करके हमको लगा कि यहाँ से सस्ता मिल रहा है और हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का लगभग सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का खतरा रहता है, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, आम जनता की जरूरत, इनको देख करके रशिया से तेल खरीद रहा है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल मार्केट कंडीशन। ऐसे में भारत किसी देश के दबाव में अपनी एनर्जी पॉलिसी नहीं बदलता, ऐसा भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से साफ साफ कहा गया। ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं यहां पर कुछ चीजें हो रही, इतना बड़ा देश, उसके साथ इंडिया का सीधा पंगा। और आप विश्वास करिएगा इस चीज को, और आप अगर कोई मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो आप यहां कमेंट करके भी भेज सकते हैं कि सर आपके विचारों से सहमत नहीं। मोदी ताकतवर प्रधानमंत्री हैं बॉस, नहीं तो बहुत कुछ हो जाता। मतलब वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश, भाई हमारे अड़ोसी पड़ोसी तो कर ही रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी कम नहीं कर रहा है। मैंने पहले इस पर विस्तार से लेक्चर लिया था, लेकिन ये है कि हमारा प्रधानमंत्री, आप पसंद करो ना पसंद करो, जबरदस्त ताकतवर पर्सनालिटी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, और उनके पीछे 140 करोड़ लोगों की ताकत। अब अगर ये डील नहीं हो रही है तो अब ये इस प्रकार का टेंशन है, तो शेयर बाजार पर, विदेशी निवेशकों के भरोसे पर तो कहीं ना कहीं असर पड़ ही रहा है। और इसीलिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से लगभग 12,000 करोड़ रुपए की पूंजी बाहर चली गई। तो ट्रेड में जब भी अनिश्चितता होगी, इन्वेस्टर डरेगा और कैपिटल आउटफ्लो होगा। प्रीलिम्स के लिए याद रख लीजिएगा, ट्रेड अनसर्टेनिटी यानी व्यापार में दो देशों के बीच में जब भी अनिश्चितता होगी, इन्वेस्टर डरेगा और एफपीआई तो कम से कम लेके वो भाग ही जाएगा। तो ऐसे में अगर हम इसको अपने सिलेबस के हिसाब से देखते हैं, यहां पर जो दोनों यूनिट हैं, ये घटना ये नहीं दिखाती कि भारत अमेरिका दुश्मन हो गए। ये घटना दिखाती है भारत और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन भारत किसी का जूनियर पार्टनर नहीं है। वह अपनी शर्तों पर बात करता है, इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता। अब आया मजा बेटा, रणनीतिक स्वायत्तता अगर मान लो कोई पूछा तो आप यही वाला पॉइंट पूरा उठा करके डाल देंगे। ठीक है। तो ये हमारी रणनीतिक स्वायत्तता है। और इस समय ट्रंप प्रशासन की नीति क्या है, यानी विकसित देश की नीति अमेरिका की क्या है, ट्रंप प्रशासन की? अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, टैरिफ की पॉलिटिक्स करना, प्रेशर डिप्लोमेसी अपनाना, दबाव वाली। परिणाम क्या हो रहा है, भारत ऐसे देश को भी चैलेंज मिल रहा है, लेकिन उसके साथ जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जिस पर मैं पिछली क्लास में भी विस्तार से डिस्कशन किया था, नियम आधारित विश्व व्यवस्था, नियम यानी जो यूएन, उनकी एजेंसियों, डब्ल्यूटीओ के माध्यम से हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विभिन्न देश, विभिन्न क्षेत्र अपने बीच संबंध को आगे बढ़ाते हैं। तो उसकी इन नीतियों के कारण रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर पर दबाव बन रहा है, डब्ल्यूटीओ कमजोर हो रहा है। ठीक है। लेकिन भारत भी क्या करे, तो भारत को स्वाभाविक, जो हम शुरू से पढ़ाते हैं, आप सब भी पढ़ते हैं, कि हम बैलेंस बनाएं और प्लस नेशनल इंटरेस्ट आगे रखें और बहुपक्षीयता, मल्टी पोलर वर्ड का अपना जो सिद्धांत है उसी पर हम आगे बढ़े। आई होप आप समझ गए। अंततः हम इसमें आपको बस एक बात कहना चाहेंगे, क्योंकि जानना और उसको कॉपी में उतारना बड़ा एक डिफरेंट एंगल है। तो भारत व्यापार समझौते से पीछे नहीं हटा, बल्कि अपने लोगों, उद्योग और अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देकर बातचीत कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? एनी डाउट?
किसी प्रकार का? सब बच्चे कमेंट करो। इसीलिए कहा जाता है राष्ट्र का जो नेतृत्व करता है ना, बड़ा मजबूत होना चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर हुआ, हिल गया, और ये हमारे और आप के लिए भी एक एक शिक्षा है बच्चों ये। फिर अगला टॉपिक आते हैं, डॉलर के अवमूल्यन का डर। ये भी यहां पर आपको समझा देता हूं, तो फिर आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, क्लास ऐसा बोरिंग तो नहीं लग रही जैसे मैं थोड़ा झूम के पढ़ाता हूँ ये वो करके? ठीक लग रहा है ना? क्योंकि सच में बहुत तकलीफ में हूँ बेटा। नहीं, मैं अपनी तकलीफ बताता नहीं हूँ, लेकिन आज बहुत तकलीफ में हूँ, मतलब बता नहीं सकता हूँ आपसे। लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा तो कंटेंट भी ढेर सारा हो जाएगा, और मुझे खुद अभी मैं ऐसा लग रहा है थोड़ी मेरी तबीयत ठीक हो रही है। अदरवाइज जो है, अभी अगर मैं ना पढ़ाता ना तो तबीयत और खराब हो जाए। यही आप लोगों को भी करना है कि अगर तबीयत खराब हो तो भी पढ़ाई करनी है, तबीयत खराब हो तो भी पढ़ाई करनी, क्योंकि भैया इसके अलावा रास्ता क्या? ऐसे ही जिंदगी भर दूसरों का उपदेश सुनने से अच्छा है कि सेलेक्ट हो। डी डॉलराइजेशन का डर। तो भाई अब न्यूज क्या है? न्यूज बेटा यही है कि यूएस ने, आप सब भी पढ़ रहे होंगे, तेल खरीदने वाले, जो रूस से तेल खरीदने वाले देश हैं, उनको धमकी दी है कि हम तुम्हारे ऊपर भारी टैरिफ लगाएंगे। और रशिया सैंक्शन बिल मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है ना? रशिया सैंक्शंस बिल, रूस प्रतिबंध विधेयक को तेजी से आगे बढ़ाया। साथ ही वेनेजुएला के तेल संसाधनों को लेकर के आपने देख ही लिया, उनके राष्ट्रपति को ही उठा लिया, आक्रामक रुख अपनाया। तो इस पूरे घटनाक्रम को देखिए, मैंने उस समय भी जिक्र किया था आप लोगों से, इस पूरे घटनाक्रम को केवल जियोपॉलिटिकल पनिशमेंट यानी राजनीतिक दंड की दृष्टि से मत देखिए। ये डॉलर की वैश्विक हैसियत को बचाने की कोशिश है। क्या है? यानी विश्लेषक इसको इस रूप में भी देख रहे हैं कि वो डॉलर की जो वैश्विक हैसियत है, वैश्विक हैसियत क्या है अभी बताता हूं। वो भी वैश्विक हैसियत है, ये उस वैश्विक हैसियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो डी डॉलराइजेशन, इस पर आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा है। लेकिन जब रशिया सैंक्शन बिल यानी रूस प्रतिबंध विधेयक अमेरिका की सीनेट यानी कांग्रेस में लाया गया, विधेयक लाया गया और कांग्रेस से कहा गया कि इसको कानून बनाइए। अब अगर ये कानून बन जाता है तो बेटे बच्चों, रशिया सैंक्शन बिल, ये मिस्टर ट्रंप को ये अधिकार मिल जाएगा कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सके। और उनका तर्क है कि इसके द्वारा हम वॉर इकोनॉमी जो है रशिया की, वो वॉर भी कर रहा है लेकिन सस्ते तेल पैदा करके मतलब सस्ता तेल दे करके पैसे भी कमा रहा। रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर करना मीन्स कि रूस की इकोनॉमी का आधार युद्ध है। तो एक तो ये हो गया। इसी समय दूसरी घटना जो घटी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी। इसके बाद गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन आपने उनके स्टेटमेंट सुनोगे, बार बार एक ही बात बंदा कह रहा है कि वेनेजुएला के पास विशाल तेल भंडार है, वह अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, रणनीतिक संपत्ति है। तो इस आर्टिकल का तर्क यही है कि रूस और वेनेजुएला पर एक साथ फोकस कोई संयोग नहीं है कि एक साथ हो गया, ये सोची समझी चाल है। यानी इस आर्टिकल का जो पूरा कोर आर्गुमेंट है, केंद्रीय तर्क है, वो है कि अमेरिका के ये कदम रूस या वेनेजुएला को सजा देने से ज्यादा डॉलर सेंट्रिक ऑर्डर को बचाने की कोशिश है, डॉलर आधारित वैश्विक व्यवस्था को बचाने की कोशिश है। यही इस लेख की सौल आत्मा है जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। तो ये डॉलर को बचाना, और क्या है यहां पर एक वर्ड आया है पेट्रो डॉलर भी, ठीक है ना? तो थोड़ा सा पहले समझा देता हूं पेट्रो डॉलर क्या है। और सिलेबस तो बच्चे वही सेम ही जा रहा है, इसलिए बार बार भारत के हितों पर विकसित विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव, द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक समूह, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, उदारीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इथिक्स, तो ये सब में जा रहा है। यानी इस प्रकार के कदम इंटरनेशनल इथिक्स के लिए क्या सही है,
कि आज पावर पॉलिटिक्स ही हर जगह चल रहा है। तो सबसे पहले आप समझिएगा डॉलर का प्रभुत्व, ठीक है ना। इसके लिए आपको समझने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों, पेट्रो डॉलर। ये प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रो डॉलर सिस्टम या व्यवस्था। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है कि पिछले कुछ दशकों से, या कुछ के बजाय हम कुछ ठीक नहीं होगा, पिछले कई दशकों से दुनिया भर में जो तेल है, दुनिया भर में जो तेल है, वो उसकी कीमत यानी उसकी प्राइसिंग और उसका भुगतान यानी पेमेंट, ये दोनों डॉलर में तय होता है। यानी हम खरीदें ईरान से, हम खरीदें किसी और देश से, लेकिन हमको पे करना पड़ेगा और हमें प्राइस भी पता चलेगा डॉलर में। यानी दुनिया भर में तेल यूएस डॉलर में उसकी कीमत तय होती है और यूएस डॉलर में ही भुगतान होता है। समझ रहे हैं आप इसको? यानी तेल कहीं से भी, इसीलिए पेट्रो डॉलर, यानी कि पेट्रोल खरीदना है तो डॉलर आपके पास होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड पेट्रो डॉलर। अब इससे क्या होगा? हर देश को डॉलर चाहिए, डॉलर की मांग हमेशा बनी रही। डॉलर क्या बन गया? वैश्विक रिजर्व करेंसी। बिना कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की व्यवस्था के द्वारा क्या बन गया? ग्लोबल रिजर्व एजेंसी बन गया मेरे प्यारे बच्चों। सॉरी, करेंसी बन गया, ग्लोबल रिजर्व करेंसी। यानी इंटरनेशनल ट्रेड की बैकबोन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़, इसी को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। और यही अमेरिकी शक्ति की असली नींव भी रहा है कि तुमको भाई कुछ भी करना है, डॉलर डॉलर चिल्लाना है, ठीक है। तो अब आता है कि ये जो पेट्रो डॉलर है, ये खतरे में क्यों है? यानी डी डॉलराइजेशन आपके सामने आ रहा, खतरे में क्यों है? तो 2014 के बाद से आप देखोगे बहुत सा बदलाव आया है। 2014 में रूस ने क्या किया? क्रीमिया को अपने में मिलाया, और इस क्रीमिया के मुद्दे पर अमेरिका व यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। 2022 यूक्रेन युद्ध के बाद प्रतिबंध और कड़े किए गए, ये सारी घटनाक्रम। तो जब ऐसा हो रहा था तो देशों ने सोचना शुरू किया, अगर डॉलर में व्यापार करेंगे तो अमेरिका हमें रोक सकता है, इसलिए डॉलर से बाहर रास्ते खोजे जाने लगे। डी डॉलराइजेशन आप समझ रहे हैं। और आर्टिकल में चीन प्लस भारत की स्पष्ट भूमिका भी इसमें बताई गई कि ये लोग भी ऐसा कर रहे हैं। यानी भारत ने 2022 के बाद बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदा। यह रूस के युद्धकालीन तेल निर्यात का 20% से ज्यादा रहा। यानी इतना हम खरीद रहे हैं। चीन ने भी बहुत बड़ी मात्रा में खरीदा, हालांकि उसके आंकड़े आते नहीं, ठीक है ना। और स्वाभाविक रूप से हमने रुपए में भुगतान किया, और उसने भी अपनी रेनमिनबी या युआन में भुगतान किया। तो चीन व्यापार में युआन का प्रयोग कर रहा था, इससे रेनमिनबी का अंतर्राष्ट्रीयकरण बढ़ा। और इतना ही नहीं, भारत भी युआन का प्रयोग कर रहा था। कुछ भुगतान में भारत ने भी चीन की मुद्रा का इस्तेमाल किया। मात्रा कम था लेकिन संकेत बहुत बड़ा था। और संकेत क्या था? स्लो बट सिंबॉलिक डी डॉलराइजेशन की, धीमे लेकिन अब शुरू हो रहा है। तो अमेरिका को इससे लग गया डर, क्योंकि डॉलर, अब अमेरिका को इससे डर क्यों लगा कि भाई युआन में अब रूस के तेल की खरीदारी हो रही है। भारत ने भी कुछ ही, बहुत कम लेकिन सांकेतिक रूप से खरीदा तो है ही। तो डॉलर की ताकत से अमेरिका को क्या क्या मिलता है? अगर आपको कुछ मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा, तभी तो आपके अंदर डर रहेगा। तो वैश्विक फाइनेंस कंट्रोल मिलता है, प्रतिबंध लगाने की शक्ति मिलती है, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर उसका इंपैक्ट होता है। ये तीन कारण है जिसकी वजह से अमेरिका को डर लगता है, ठीक है। तो ऐसे में उसको हमेशा लगता है कि अगर तेल व्यापार डॉलर से हटता है तो डॉलर की मांग घटेगी, अमेरिकी वर्चस्व कमजोर होगा। इसलिए तेल सिर्फ ऊर्जा नहीं है, वह मुद्रा शक्ति यानी करेंसी पावर भी है। आई होप आप
समझ रहे होंगे। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि ट्रंप जब आया था तो मैंने एक चीज आप लोगों को कराई थी, अगर आप लोगों को याद हो, आपको किसी बच्चे को याद हो या उसने खुद भी पढ़ा हो तो भी चलेगा। हाँ, बैठे बैठे ठीक है। तो आपने खुद भी पढ़ा हो तो जीवाश्म, ट्रंप ने आते ही जीवाश्म ईंधनों यानी फाजिल फ्यूल, किसकी, जीवाश्म ईंधनों यानी फाजिल फ्यूल की बात की थी कि हम भाई जीवाश्म ईंधनों से पीछे नहीं हटेंगे, जीवाश्म ईंधन ही एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा सेंटर बनेंगे। तो वो भी इसी डी पढ़ा था, सुना था कि नहीं, बोलिएगा। हम्म, पढ़ा था कि नहीं। उसने कहा था अपने चुनावी संबोधन में ही, यानी ट्रंप ने अपने चुनावी संबोधन में ही ये सारी बातें कही। तो यह एक मुद्दा था, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मेरे बच्चों एक्चुअली हो क्या रहा है ना, अगला पॉइंट आता है डी डॉलराइजेशन से ही जुड़ा हुआ एनर्जी ट्रांजिशन। ऊर्जा संक्रमण जो हो रहा है इसने अमेरिका की चिंता को और बढ़ा दिया। यानी अब आप देखोगे एनर्जी ट्रांजिशन में पहली चीज क्या हो रही है, ग्लोबल एनर्जी चेंज हो रहा है। वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन मींस दुनिया तेजी से बढ़ रही किस तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। और इसमें चीन सबसे आगे। तो एनर्जी ट्रांजिशन के कारण भी एक समस्या होने वाली है, ठीक है ना। फिर दूसरा, एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के स्ट्रक्चरल चैलेंज भी है, संरचना के स्तर पर ही एक चुनौती है। फॉर एग्जाम्पल, यानी किसके सामने, अमेरिका के सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में चीन का डोमिनेंस है, बैटरी सप्लाई चेन में उसी का डोमिनेंस है। इससे चुनौती सिर्फ तेल कंपनियों की नहीं बल्कि पूरे यूएस नेतृत्व वाले इकोनॉमिक सिस्टम की है। फिर एनर्जी ट्रांजिशन भी, मतलब उनको ये बता रहा ना कि डी डॉलराइजेशन का संकट इसलिए और भी गहरा हो रहा है। फिर इसके बाद लेख कहता है कि अगर ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स तो ब्रिक्स देशों ने डॉलर के विकल्प पर चर्चा की है, ये अमेरिका को ट्रिगर कर गया। यानी ब्रिक्स और डॉलर के मुकाबले एक समानांतर मुद्रा व्यवस्था। तो लेख यही कहता है कि ब्रिक्स की जब मीटिंग हुई थी तो डॉलर के विकल्प पर चर्चा हुई, और यह चर्चा वैकल्पिक सेटलमेंट सिस्टम की सोच को आगे बढ़ाती है। भले ही यह धीमी हो, लेकिन यह डॉलर सेंट्रिक सिस्टम को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करती है। तो यही यूएस के डर का सबसे बड़ा कारण है। तो लेख कहता है कि अमेरिका के रूस और वेनेजुएला पर जो कठोर कदम है वो असल में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने और पेट्रो डॉलर के विकल्पों को दबाने के लिए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। और जो इनका असली दांव है अमेरिका का, वो सिर्फ तेल पर, रूस पर, वेनेजुएला पर नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार, ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस की पूरी संरचना को ये फोकस कर रहे हैं, ये यहां पर कहा गया। आई होप आप सब समझ गए। प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। एक बार इस प्रश्न को आप लोग देखिए और बताइए क्या लिख पाएंगे। कमेंट कीजिए, लिख पाएंगे इसको। ठीक है, लिख लेंगे आप। फिर एक क्वेश्चन एथिक्स को लेकर के भी, इसको भी पढ़िए। आप समझ रहे हो कि आप केवल मेरे साथ ऑप्शनल पढ़ो भाई साहब, जीएस तो मैं, और केवल प्रीलिम्स पढ़ो, प्रीलिम्स के साथ ही ट्रेडिशनल मेंस करो, एसे पढ़ो, एथिक्स पढ़ो। आपकी कहानी पलट चुकी, इससे बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता।
जो बच्चा समझ गया निकल जाएगा, जो नहीं समझा ठीक है, संघर्ष कर। और मन को मना लेना तो सबसे आसान, कोई बात नहीं यार। आह, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक प्रतिबंधों और व्यापारिक दबाव का उपयोग गंभीर नैतिक दुविधाओं को जन्म देता है। हाल के वैश्विक घटनाक्रमों के संदर्भ में चर्चा करें। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हैं। अब अमेरिका नाटो को धमकाने में सक्षम क्यों है? अब अमेरिका नाटो को धमकाने में सक्षम, भैया क्या इसमें मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत है? जिसके पास पैसा होता है वो किसी को भी धमका सकता है। धमकाता है कि नहीं? शुरू से देखिए, जमींदार, साहूकार, किसान बेचारा पैदा कर रहा है लेकिन गिड़गिड़ा रहा है, वही है, समझिए। बस यही है और कुछ नहीं इसमें बेटा, पैसा। बाकी और भी बहुत सारी चीजें, उनकी मिलिट्री पावर, लेकिन पैसा, सब कुछ है पैसा। यानी यहां यही लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने यह संकेत दिया है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका के क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अभी यही कह रहे हैं, ये मेरे बच्चों 19वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही अमेरिका के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता रहा है। ग्रीनलैंड वर्तमान में डेनमार्क का हिस्सा है। अमेरिका और डेनमार्क दोनों ही नाटो के सदस्य हैं। अब यह टॉपिक जुड़ रहा है नाटो के साथ। विशेषज्ञों का यह मानना है, क्या मानना है, कि यदि अमेरिका ने बलपूर्वक ग्रीनलैंड पर कब्जा किया, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो यह नाटो के तत्काल विघटन यानी ब्रेकडाउन का कारण बन सकता है। ठीक है ना? ठीक है भाई। बट वो मैंने बताया नहीं था, 1949 में जब नाटो बना था तो ये सोच के साथ बना था कि कोई बाहरी अटैक करे, लेकिन आपस में अटैक होने लगे तो कौन करेगा? इस पर तो कुछ कहा नहीं है। तो ग्रीनलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे बड़ी चीज इसमें बेटा, सेम वही सिलेबस जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और सारी चीजें। ठीक है। तो ग्रीनलैंड महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे बड़ी चीज है, आप यहां से देख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना? ग्रीनलैंड क्योंकि सबसे बड़ा द्वीप है, इसकी जो स्थिति है वो आर्कटिक क्षेत्र में है। ठीक है ना? कहाँ पे है? इसकी स्थिति आर्कटिक क्षेत्र में है। और यहाँ पर सैन्य अड्डे हैं। भविष्य में आर्कटिक एक मैरीटाइम रूट भी डेवलप होगा। और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें हैं और इसीलिए वो चाहता है कि इस पर उसका कंट्रोल हो। सबसे इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट है, नंबर 1। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस है, और वो इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर जो पेट्रो गैस यानी तेल और गैस के भंडार भी हैं, दूसरी चीज है। तीसरी चीज, यहाँ से मतलब रशिया के जो शिप वगैरह होते हैं अटलांटिक महासागर में, अगर उन्हें जाना है तो अटलांटिक महासागर में रशिया के शिप वगैरह इसी ग्रीनलैंड के पास एक रूट है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना? तो इसमें ऐसा बस यही डिस्कस किया गया है कि अगर वो अटैक करेगा तो इससे नाटो की आत्मा क्षरित हो जाएगी। बस बताने की जरूरत नहीं है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न है, जरा इसको पढ़िए। खासकर इतिहास वाले बच्चे आप पढ़ लेंगे। मतलब इसमें आर्टिकल में ही कहा गया है कि ऊपर से देखने पर नाटो बहुत ताकतवर लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर की असमानता है। मतलब अकेले अमेरिका ही सब कुछ है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी जीडीपी बहुत बड़ी है। आ, ठीक है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। यूरोप की अर्थव्यवस्था स्टेगनेंट हो गई है, जड़ हो गई है। तो ऑब्वियस है, अगर जीडीपी पर कैपिटा देखें, नागरिकों की इनकम देखें, अमेरिका के मुकाबले कोई कहीं है ही नहीं है। नाटो से के एवरेज पर कैपिटा जीडीपी से दुगना है। डिफेंस का जो बजट है वो भी बहुत बड़ा है अमेरिका का इन सब के मुकाबले। तो ऑब्वियस अमेरिका ही यहाँ पर वर्चस्व में, बाकी और इसमें तो यानी नाटो में अमेरिका की प्रभुत्वशाली स्थिति किसी औपचारिक अधिकार से नहीं है, यानी उसको कानून बना करके कोई शक्ति नाटो के देशों ने नहीं दी है, बल्कि उसकी अपार आर्थिक और सैन्य क्षमता से उपजती है। तो वही मैंने पहले बता दिया, ताकतवर है। तो एक कहावत भी है, समरथ, तुलसीदास जी, समरथ को नहीं दोष गोसाई, नाटो आर्टिकल 5 यही है, हैं? जिसका मैंने जिक्र किया था अभी।
तो ये नाटो पर क्वेश्चन भी बने। माधव गाडगिल साहब यानी पर्यावरण विज्ञान के जनक, प्रीलिम्स में इनके ऊपर आप पढ़ लीजिएगा। वेस्टर्न घाट पर इन्होंने रिपोर्ट किया था। कभी कभी क्या होता है, अगर किसी महान वैज्ञानिक वगैरह की मृत्यु होती है तो वहां से आपसे यूपीएससी प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। तो इनके बारे में बस आप हल्का सा पढ़ लीजिए, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है। वेस्टर्न घाट एक्सपर्ट इकोलॉजी पैनल, ठीक है ना। और कल्पना कीजिए आप सभी लोग सबसे पहले कि एक पहाड़ी क्षेत्र जहां से नदियां जन्म लेती हैं, जहां जंगल बारिश को थाम कर रखते हैं, जहां पेड़, जानवर और इंसान तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब उसी क्षेत्र में खनन हो, पहाड़ काटकर सड़क बने, नदी पर बांध खड़े हो और जंगलों को विकास में बाधा कहा जाए, तो क्या स्थिति बनेगी? तो प्रश्न यहां यह नहीं है कि विकास चाहिए या नहीं, प्रश्न यह है कि कैसा विकास चाहिए। और इसी प्रश्न का उत्तर ये खोज रहे थे, जिनका नाम माधव गाडगिल है, मेरे प्यारे बच्चों। बस बाकी और इनके लिए जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है, और वो रिपोर्ट बस आपको नाम पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए संरक्षण पर कुछ भी लिख रहे हैं, मेंस में ज्योग्राफी में या एनवायरमेंट में आप उनको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी और कुछ भी नहीं है, मतलब अलग से कुछ भी जानने की जरूरत इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन में मैंने सब कुछ डाल दिया है इस क्वेश्चन और उसके आंसर में, ठीक है बच्चों। तो ये आपके सामने आया, ठीक है बेटा। अब आते हैं, फिर देखिए प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बना दिए गए हैं, तो कहीं से कोई आपको समस्या होगी नहीं, ठीक है। बाकी जो भी बच्चे ऑप्शनल की क्लास और मेंटरशिप चाहते हैं तो एडमिशन स्टार्ट है, और जीएस फाउंडेशन अगर चाहते हैं तो तब भी एडमिशन स्टार्ट है, और ऑप्शनल और जीएस दोनों चाहते हैं तो भी आपका एडमिशन स्टार्ट है। और अगर आप पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं आईएएस की, वो भी मेरे पास अवेलेबल है, और अगर स्टेट पीसीएस की चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, जिसमें अभी मैंने पंजाब पीसीएस की मेंटरशिप ली है, जिसको अब तबीयत ठीक नहीं है कल ही। तो कल मैं पंजाब पीसीएस की मेंटरशिप का पूरा एक आपके सामने प्लान रखूंगा। आप सोचिएगा, आपको हंसी भी आ सकती है, लेकिन अगर आप दिल से सोचेंगे तो आपको कहीं से भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, पंजाब पीसीएस की मेंटरशिप दे रहा हूं मैं। अब आप हंसिए मुझ पे कि सर ऐसा कैसे होगा, पंजाबी और वही बच्चे, मतलब पंजाबी में आंसर बना के दे रहा हूं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कंटेंट बनाना मुझे आता है। अब मैं पंजाबी में बना रहा हूँ, चूंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जितने भी हैं जो अच्छी कीमत वाले, जैसे मैं जो यूज करता हूँ चैट जीपीटी प्रो, वो पहले मैं हिंदी में कंटेंट बनाता हूँ, उसको पढ़ लेता हूँ, फिर उसका उसको पंजाबी में कन्वर्ट करता हूँ, बच्चे को भेजता हूँ, बच्चा कहता है हाँ सर एकदम परफेक्ट है। पंजाबी मीडियम, सोचिए यूपीएससी कितना, मैं मेंटरशिप की तरफ क्यों जा रहा हूँ आप लोग इसको, क्योंकि आने वाला समय ही उसी का है, ठीक है। अच्छा, प्रीलिम्साथॉन टेस्ट सीरीज में 40% बेटा ऑफ है, ये कई दिनों से है, मुझे टीम ने बताया नहीं था, मतलब टीम ने बताया था बट मैं ऐड नहीं कर पाया था, तो आप जिनको भी चाहिए वो कनेक्ट हो सकते हैं। खैर, तो ये हमारी कल की पीडीएफ रही है। अब आज के जो कंटेंट है वो भी आपके सामने है, ठीक है। तो कल वाली पूरी कहानी हमारी क्लियर होती है। मुझे लगता है कि सारी चीजें आपकी समझ में आई हैं, ठीक है। ये सारे अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। हाँ, ग्रीनलैंड हो ही गया, ठीक है ना। ग्रीनलैंड का मैप है, इसको खूब बढ़िया से इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ग्रीनलैंड मैप की, क्योंकि ठीक है। अब जापान पर चीनी एक्सपोर्ट कंट्रोल और ईरान, रूस और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलिट्री डील आप देख सकते हैं।
ठीक है, तो अब चाइना ने भी गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है बच्चों, अरे बाप रे बाप, 1 मिनट का ब्रेक लूंगा बच्चों बस। इसमें बेटा एक बार आप देखें, बहुत सारे टॉपिक एक साथ है। ट्रम्प लैटिन अमेरिका में पावर प्ले कर रहे हैं, लेकिन चीन पहले से ही वहां मौजूद है, यानी ये कई टॉपिक का मिश्रण है। ठीक है, अरे भगवान। अरे बाप रे बाप। ठीक है बच्चों, तो ये सारे टॉपिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। ठीक है ना, जैसे पहला टॉपिक है आपका ग्रीनलैंड की खनिज संपदा, ये आज का है। पर ध्यान देने वाले ट्रम्प पहले व्यक्ति नहीं, यहाँ बताया गया कि ये खनिज जमीन के नीचे क्यों दबे रहे। ठीक है, और दूसरा, चाइना ने एक्सपोर्ट पर कुछ कंट्रोल लगाया है, और ट्रम्प लैटिन अमेरिका में पावर प्ले कर रहे हैं, वेनेजुएला को उठा ही लिया। तो ठीक है, ये पूरा लैटिन अमेरिका का जोन, और सिलेबस सेम वही है। ठीक है, जो हम लोग लगातार डिस्कस करते चले आ रहे हैं, क्वेश्चन भी वही आप देख सकती हैं, वैश्वीकरण, संप्रभु राष्ट्रवाद। और ये इस प्रश्न को आप पढ़िए, इस प्रश्न को आप जरा एक बार देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है। द यूएसए इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ अ चाइना। तो क्या मैं कह सकता हूं आप लोगों से कि
जो भी डर है, डी डॉलराइजेशन आपने पढ़ा या जो भी अमेरिका के एक्ट हैं, वो इस प्रश्न को जस्टिफाई करते हैं? एक बार कमेंट करके बताइए तो। क्या इसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए आप, इस प्रश्न को बिल्कुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बस यूपीएससी यही, ठीक है, वही अधिकांश राष्ट्र इथिक्स में दूसरे का हितों का सम्मान किए बिना स्वयं के अपने हित को ही आगे बढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और फिर एथिकल कंसिडरेशन यानी नीति शास्त्र कैसे इस स्थिति को संभालता है। फिर आप देख सकते हैं हथियार उद्योगों के ऊपर प्रश्न उठा है। हथियार उद्योग हैं जो प्रेशराइज करते हैं देशों को वॉर लड़ने के लिए, चूंकि तभी उनकी सेल होगी, उनकी बिक्री होगी। ये भी जीएस पेपर फॉर इथिक्स का है। तो बहुत सारी थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगन अनलेस देयर इज एन अपोजिशन टीम। सोच एक खेल की तरह है, यह तब तक शुरू नहीं होता जब तक एक विपरीत टीम पक्ष ना हो। कितना बढ़िया है। तो ये जो अमेरिका का ग्रीनलैंड पर यानी ट्रंप का जो ग्रीनलैंड पर अभी या डी डॉलराइजेशन को लेकर के जो चिंता है, तो क्या ये चाइना की विपरीत टीम है तभी तो ऐसा हो रहा है ना? एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है तभी तो ऐसा हो रहा है। जैसे किसी भी खेल में दो पक्ष होते हैं, किसी भी खेल में दो पक्ष होते हैं ना, एक तरफ एक टीम, एक तरफ दूसरी टीम, या ढेर सारी टीमें ओलंपिक वगैरह में। तो सोच एक खेल की तरह है, आप देख सकते हैं। तो सोच किसकी, चाहे चाइना की सोच हो जो उसने अभी जापान के साथ किया, अभी आपने पढ़ा ना, तो इसी सोच को थोड़ा सा आप सबके समक्ष डिफाइन करता हूं। यानी सोच को, इसी निबंध को जरा ध्यान से समझिएगा और उसमें यह भी आएगा कि बिना युद्ध लड़े बिना ही युद्ध जीतना एक सर्वोच्च कला है, एक आर्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीनलैंड के बारे में क्या है? यानी एक ऐसी जमीन जहां दुनिया के सबसे कीमती मिनरल्स यानी खनिज दबे हुए हैं और वहां तक अभी कोई नहीं पहुंचा। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से सबकी निगाह वहां पर पहुंचती है कि भाई क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास मैंने जो भी आपको बताया वो सारी चीजें हैं और उन पर कंट्रोल अमेरिका का रहे, जिससे अमेरिका अपनी वर्चस्ववादी नीतियों को चाइना के रूप में जो उसके सामने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उसको काउंटर कर सके। सिंपल सी बात है। चाइना भी क्या कर रहा है, अभी आपने पीछे टॉपिक पढ़ा, क्या कर रहा है? एक खेल खेल रहा है, अपने अपोजिशन अमेरिका को मात देने के लिए, उसके सहयोगियों को मात देने के लिए। और इसीलिए चीन व्यापार, तकनीक और डर तीनों को एक साथ चला रहा है। किसको चला रहा है? व्यापार को भी, ट्रेड को, टेक्नोलॉजी को और फियर को, तीनों को एक साथ लेके चल रहा है। अब ये प्रश्न है कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। अगर कोई आज के टॉपिक के रेफरेंस में मुझसे पूछे कि क्या युद्ध किए बिना भी दुनिया को दबाया जा सकता है, ये जो स्टेटमेंट है, तो जवाब होगा बिल्कुल। चीन को आप देखिए, बिल्कुल दबा रहा है। यानी चीन की मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी खासियत है कि वो गोली चलाने से पहले डिपेंडेंसी बनाता है। बहुत अच्छा वाक्य है, यानी कि आपको अपने ऊपर निर्भर कर देगा। और इसलिए उसने अभी जापान पर, जो आपने यहां पर न्यूज पढ़ा, उसने क्या किया है जापान पर? डुअल यूज, ये देखिए आप, क्या किया है? जापान पर डुअल यूज एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया है। यानी एक ही सामग्री का आप दो प्रकार से यूज नहीं कर सकते। तकनीक में करें तो उसको आप मिलिट्री की तकनीक में नहीं करेंगे। तो ये क्या है? एक संदेश है कि तुम्हारी फैक्ट्री मेरी सप्लाई पर चलती है। रेयर अर्थ हो गया, मशीन टूल्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, ईवी वगैरह, सब इन सब पर चीन का नियंत्रण है। तो ये जो कंट्रोल है वह चीन को एक ताकत देता है कि वह इकोनॉमिक्स को हथियार बना सके। लेकिन चीन यही नहीं रुकता है।
यानी वो प्रतिबंध तो लगा ही रहा, देख सकते हैं चीनी एक्सपोर्ट पर कंट्रोल। इतना ही नहीं रुकता, ईरान, रूस और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलिट्री डील भी कर रहा है, ड्रिल भी कर रहा है, आप देख सकते हैं। यानी वही यह दिखा रहा है कि जब जरूरत होगी तो हम मिलिट्री मतलब मिलिट्री के रूप में भी आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और वही चीज लैटिन अमेरिका में आप देख सकते हैं, इन्हीं सब का रिजल्ट है ये सारी घटनाएं हो रही। ट्रंप लैटिन अमेरिका में पावर प्ले कर रहे, लेकिन चीन वहां पर पहले से मौजूद है, बिना सेना भेजे। नोट करिएगा, इनको सेना भेजनी पड़ी, वहां बिना सेना भेजे, बिना अपना फ्लैग लगाए चीन का वहां पर, चीन की वहां पर मौजूदगी है। कैसे है? चीन ने ऋण दिए हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, सड़कें बनवाई हैं, पोर्ट बनवाए हैं, प्लांट बनवाए हैं, खनिज और तेल के सौदे किए हैं। यानी आज कई लैटिन अमेरिकी देश ऐसे हैं जिनके लिए चीन सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं, बल्कि उनकी इकोनॉमिक लाइफलाइन है, उनकी आर्थिक जीवन रेखा है। यानी हमें, आप देख सकते हैं चाइना वहां पर बैठा हुआ है, और तब ट्रंप को एहसास हुआ, अमेरिका को एहसास हुआ कि यार ये तो जो है, अगर रशिया उधर से अटैक किया, चाइना हर जगह बैठा हुआ, तो हमें तकलीफ देगा। वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई, पनामा कैनाल पर उनका बयान, टैरिफ की धमकियां, ये सब क्या है? ये उसी चाइना की उपस्थिति के प्रकाश में आई हैं। तो यानी यहां एक फर्क दिख रहा है। फर्क क्या है? कि जो चाइना है ये अपनी मनी से, अपने पैसे से अपना प्रभाव बना रहा है, और जो अमेरिका है वो अपनी मसल से, यानी एम एम दोनों में है, लेकिन एक जगह पैसा और एक जगह मसल है। मसल और मनी का युग है, और यहां पर भारत ऐसे देश को सीखने के लिए मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा सबक भी छिपा हुआ। और वो सबक क्या है? कि जो देश भविष्य का निर्माण करता है वही असली भू राजनीतिक शक्ति बनता है, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यही चीज यहां पर डिस्कस की गई है तीनों में, जिसका पूरा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, एक सेकंड अपलोड करके, यानी विस्तार से। मुझसे बोला नहीं जा रहा, मतलब आवाज ऐसा लग रहा है ना, लड़खड़ा जा रही है। पानी देना। अच्छा, पानी दे। तो बच्चों, अब ये सारे टॉपिक आपके सामने आ गए हैं, अब इनको आप पढ़िए और दुनिया को समझिए और अपने आप को भी समझिए। भैया, पावर ही है जो आपको, ये जो तीनों आर्टिकल मैंने कराए हैं ये आपके सामने हैं। पहला ग्रीनलैंड वाला आज का, फिर लैटिन अमेरिका में ट्रंप और चाइना, यानी मसल एंड मनी, चीन का जो भी
एक्शन मैंने पढ़ाया और फिर तीनों को मिला के एक प्रश्न बनाया। आप देख लीजिए, इस प्रश्न को पढ़िए आप। तीनों टॉपिक को मिला करके प्रश्न है। समकालीन विश्व राजनीति में जियोपॉलिटिक्स अब केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं रही। संसाधनों, सप्लाई चेन, व्यापार, तकनीक और आर्थिक दबाव के माध्यम से बैलेंस ऑफ पावर को पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। तो क्या ये मैंने अभी तीनों ग्रीनलैंड के एग्जाम्पल्स हैं और लैटिन अमेरिका में अमेरिका के इंटरवेंशन के माध्यम से और चाइना की जो मिलिट्री ड्रिल और ये रही है उसके संदर्भ में समझाया कि नहीं समझाया? आवाज थोड़ी समझाया बच्चों? ठीक है। भारत की समुद्री नीति या कैसे विकसित हुई, इसको भी एक बार आप जरा देखिए। अच्छा टॉपिक है ये। और ये अच्छा टॉपिक बना हुआ है। हाँ शिवम, बिल्कुल, ये दुनिया गोल है, पैसा पावर जो। तो भारत की समुद्री नीति किस रेफरेंस में आप पढ़ने जा रहे हैं, पहले एक बार देख लें। एक पुस्तक बड़ी चर्चा में रही है, इसलिए मतलब इस पर थोड़ी बातचीत हो रही है मीडिया जगत में, तो मैंने आपके सामने यह बात रखने की कोशिश की कि चलो भाई समझा देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारा ध्यान कहाँ जाता है? यानी ऑब्वियस है, हवा में तापमान, हीट वेव या ग्लेशियर पिघलने पर जाता है। यहाँ कहा गया कि भैया ऐसा है कि जलवायु परिवर्तन की असली कहानी तो महासागरों में छुपी हुई है। मैरिट महासागरों में क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह का 71% भाग तो महासागरों से ढका हुआ है और इसीलिए ये महासागर पृथ्वी की जलवायु यानी अर्थ के क्लाइमेट को बैलेंस रखने का काम करते हैं। अब प्रश्न उठता है कैसे, यानी ये कैसे पृथ्वी की जलवायु को संतुलित करते हैं महासागर कैसे? तो आप सबको पता है, महासागर को हम क्या कहते हैं? हीट सिंक कहते हैं। किसका? पृथ्वी का हीट सिंक प्रीलिम्स में आ जाए, यानी पृथ्वी की गर्मी का अवशोषक कहते हैं। यही इसमें पूरा का पूरा डिस्कस किया गया है। और ठीक है, क्लियर है बच्चों? और इसको इंटरनल सिक्योरिटी के साथ भी, क्लाइमेट चेंज के साथ, इकोनॉमी के साथ, किसी के साथ, जो ज्योग्राफी पेपर 1 के साथ आप जोड़ लीजिएगा। अब महासागर पृथ्वी का हीट सिंक है। क्या है? हीट सिंक। कैसे है? जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं, तो इससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ी और ये जो ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की ऊष्मा को वायुमंडल में ही फंसा लेती हैं। ये जो फंसी हुई ऊष्मा है उसका लगभग 90% महासागर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, केवल 10% हम तक आ पाता है। यही कारण है कि महासागर को अर्थ का हीट सिंक कहा जाता है। तो हीट सिंक क्या है और क्यों कहा जाता है इसे पृथ्वी का हीट सिंक? अब चाहे स्टेटमेंट में पूछे, चाहे प्रीलिम्स में किसी और प्रकार से पूछे, आप कर लेंगे इस टॉपिक को। एक टर्म यहां पर आएगा जिसको आप पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो टर्म कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है ना? आएगा OHC, ओशन हीट कंटेंट। हीट कंटेंट, ओशन हीट कंटेंट होता है महासागर के पानी में इकट्ठा हुई या संग्रहित कुल ऊष्मा। याद रखेगा, तो ओशन हीट कंटेंट प्रीलिम्स में महासागर के पानी में संग्रहित कुल ऊष्मा, आप ऐसे समझिए कुल गर्मी। जो साइंटिस्ट होते हैं वो महासागर की कितनी सीमा तक ऊष्मा को मापते हैं ये भी आपको जानना चाहिए। तो 2000 मीटर तक बस ओनली महासागर के ऊपरी 2000 मीटर तक की ऊष्मा मापते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं तक प्रीलिम्स में आ सकता है कहां तक अधिकांश अतिरिक्त ऊष्मा जमा होती है, तो 2000 मीटर तक जमा होती है। ठीक है ना? और ये कैसे किया जाता है? ऑब्वियस है, सैटेलाइट और कुछ और टर्म है इसमें दिए गए, उनके द्वारा किया जाता है।
अब 2025 में क्या रहा जिसके कारण से ये टॉपिक धुआंधार रूप से चर्चा में आया, ये जो आज का टॉपिक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो टॉपिक का मिक्स है, अच्छा नहीं है। अच्छा, यहाँ गाडगिल रिपोर्ट है। पहले बेटा इसको थोड़ा बताता हूँ, फिर उसमें आता हूँ, ठीक है ना। ये इसके साथ भी कनेक्ट है और उसके साथ भी, लेकिन पहले ये बना देता हूँ तब। धरती के महासागर पहले से कहीं ज्यादा गर्म थे, इसका ग्रह के लिए क्या मतलब है, ये पहले एक बार बताता हूँ, फिर उस पे आता हूँ। मैरीटाइम पॉलिसी हमें क्यों बनानी है, सस्टेनेबल मैरीटाइम पॉलिसी, और फिर ये टॉपिक और बेहतर ढंग से खुलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूज यही है कि 2025 में महासागरों ने 23 जेट्टा जूल अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित की, इसीलिए ये चर्चा में आया है, ठीक है ना। और 2024 में जो किया गया था उससे ये ज्यादा है। 2024 में किया गया था 16 जेट्टा जूल। तो जेट्टा जूल भी याद रखिएगा, ये ऊष्मा का मापक है। क्लियर हैगा। और 1960 के बाद अभी तक का सबसे ज्यादा इसलिए चर्चा में, यानी महासागर अब पहले से कहीं अधिक गर्म हो चुके। तो आप सबको पता है जेट्टा जूल प्रीलिम्स के लिए होता है। जूल क्या होती है? जूल ऊर्जा की इकाई है, और 1 जेट्टा जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 21 जूल्स होते हैं। यानी 23 जेट्टा जूल का मतलब 12 हिरोशिमा परमाणु बम जितनी ऊर्जा। तो आप देख सकते हैं इतना उसने अवशोषित कर लिया है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। पॉइंट इज क्लियर। तो बस ये मुझे यहां बताना था कि आप इसको प्रीलिम्स के लिए भी और स्वाभाविक है महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाओं में भी, यहाँ पर आपसे ज्योग्राफी में भी, पर्यावरण संरक्षण में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि सी सरफेस पर पीछे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है। और एक मॉडल क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, फिर पिछले वाले टॉपिक पे चलेंगे। यानी समुद्री ताप में वृद्धि की क्या इंपैक्ट होते हैं, वो सारी चीजें यहां करा दी गई हैं, जिसको आप कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। हो गया। कर लेंगे, ठीक है। 2-3 चीजें इसमें थी जो आपको बतानी थी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने पिछले वाले टॉपिक पे। एक्चुअली मैंने कहा था ना दोनों को साथ रखने का, लेकिन कभी कभार हो जाता है कम्युनिकेशन, कि वॉइस नोट भेजता हूँ, कभी कभी आदमी देख नहीं पाता, ठीक है। तो एक बार समुद्री पे आते हैं, इसको आपने पढ़ लिया, ये अभी वहां फिर से आएगा, एक बार कनेक्ट होगा ये। भारत की समुद्री नीति, विकास यानी डेवलपमेंट, रणनीतिक दृष्टि और समुद्री ताप वृद्धि की चुनौती। इसलिए समुद्री ताप वृद्धि के लिहाज से मुझे इसको बताना पड़ा पहले, कि एक टॉपिक इस पर भी आप लोग देख लीजिएगा। तो भारत की समुद्री नीति में 3 चीज हम पढ़ेंगे, कैसे इसका विकास हुआ, इस स्ट्रेटेजिक विजन क्या रहा, और समुद्री ताप वृद्धि कैसे चुनौती दे रही है। तो समुद्री ताप वृद्धि कैसे चुनौती दे रही है, यही समझाने के लिए मैंने वो जेट्टा जूल वाला टॉपिक आपको बताया है, ठीक रहेगा। अब हम बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे।
मतलब एक प्रैक्टिकल दिखाया कि देखो पृथ्वी मतलब कितनी गर्म हो रही है और कितना समुद्र सोख रहे हैं हमारी गर्मी को, एंड सो ऑन सो ऑन। तो भारत के लिए समुद्र क्यों निर्णायक है? सबसे पहले इसमें अगर मैं आपको ये बताऊं, समुद्री नीति में जाने से पहले, तो स्वाभाविक है हमारे, अगर हम भारत का भूगोल देखें तो भारत का यानी हमारे लिए समुद्र क्यों निर्णायक है? ओशन, सी, क्यों? तो इसके लिए जब हम भारत का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, भौगोलिक संरचना देखते हैं, तो दो नेचुरल एलिमेंट आते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, यानी दो प्राकृतिक तत्व हमारे सामने आते हैं। ऑब्वियस है, नॉर्थ में हमारा हिमालय है और साउथ में हमारा इंडियन ओशन है, यानी साउथ में हमारा इंडियन ओशन है, यानी हिंद महासागर है। हिमालय जो है ये भारत को स्थल सुरक्षा देता है और इंडियन ओशन भारत को ग्लोबल संपर्क के साथ एक विश्वसनीय आधार देता है, यानी वैश्विक संपर्क हमें प्रदान कराता है। इतिहास बताता है कि भारत का दुनिया से पहला और सबसे गहरा संपर्क सी रूट के माध्यम से हुआ था, समुद्री मार्गों से ही हुआ था। अरे चाहे ह्वेनसांग, फायान, इस टाइप के जो लोग आए ना, तो कुछ स्थल से आए, लेकिन बहुत सारा जो पश्चिम वाले सब आए तो ऑब्वियस है वो सी रूट के ही माध्यम से आए। व्यापार, संस्कृति, धर्म और विचारों का आदान प्रदान समुद्र के रास्ते से हुआ। इसीलिए आज 21st सेंचुरी में भी समुद्र का महत्व केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह ट्रेड से आगे बढ़ करके कहां कहां पहुंच चुका है? स्ट्रेटजी यानी रणनीति, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज, इनसे सीधा जुड़ गया है। और इसी संदर्भ में भारत की मैरीटाइम पॉलिसी को समझना है, तो समझ में आए क्लाइमेट चेंज, इसलिए वो वाला टॉपिक। ठीक है, अब आता है भारत की समुद्री सोच का विकास कैसे हुआ। तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें एंशियंट टाइम का जिक्र किया गया है, एवोल्यूशन ऑफ मैरीटाइम थिंकिंग। आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये सारा पूरा, ठीक है ना, पूरा एंशियंट और वो सारी चीजें देखिए, एंशियंट एंड मेडुअल पीरियड। तो प्रारंभिक चरण में समुद्र व्यापार मार्गों के लिए इस्तेमाल हुए थे, यानी प्राचीन और मध्य काल में बाहर जो समुद्र थे उनको मसालों, वस्त्रों और संस्कृति के आदान प्रदान का माध्यम माना गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारतीय नौसेना का फोकस रहा कोस्टल डिफेंस, यानी अपने तटों की सुरक्षा करना और क्षेत्रीय जल सीमा जो हमारी है उसकी संरक्षा करना। बट 21st सेंचुरी में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। आज भारत समुद्र को केवल सी ऑफ ट्रांजिट नहीं देखना, यानी आने जाने का मार्ग नहीं देखता, बल्कि स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी यह अपने प्रभाव को जमाने का स्थान है। और इसी कारण आप इंडो पैसिफिक क्षेत्र का उभार देखते हैं, क्वाड वगैरह देखते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन की निर्भरता आज समुद्र पर टिकी हुई है, चीन की बढ़ती समुद्री उपस्थिति है। तो इसी रेफरेंस में कहा गया कि भारत अपनी एक अच्छी जो है, और इसके अलावा हम जो ब्लू इकोनॉमी है उसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन्हीं के कारण से हम एक अच्छी समुद्री नीति पर काम कर रहे हैं, बस इतना ही इसमें है। ठीक है। और ये प्रश्न आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। भारत की समुद्री नीति तटीय रक्षा से विकसित होकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन की ओर अग्रसर हुई, यानी अब हम पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं सी के माध्यम से। तो ये सारे टॉपिक आपके साथ हुए। और क्वाड के लिए, मतलब क्वाड के बारे में क्या कहा गया है? क्वाड ऑब्वियस है बहुत अच्छा नहीं रहा, पिछले साल इसकी उपलब्धियां अच्छी नहीं रही, और यानी एक एक प्रकार से ठहराव का वर्ष रहा है। और ये भी आईआर के सेम वही टॉपिक आ रहे हैं। और इसमें भी प्रश्न पूछा था कि एक आकस जब बना था तो यूपीएससी ने पूछ लिया था, ऑकस यानी जो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का गठबंधन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, क्या उसके कारण से क्वाड कमजोर पड़ गया? तो बस इतना इसमें लिखा हुआ कि क्वाड क्या है। अब इस समय क्वाड जो है मतलब ठहराव है, क्वाड को लेकर के जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं चल रहा है। तो बस यही प्रश्न आपको मैंने बता दिया, जिससे कम से कम एक प्रश्न बना दिया कि ये ठहराव को आप समझ सकें। वर्ष 2025 को क्वाड के लिए अंतरिम काल यानी विश्राम काल के रूप में वर्णित किया गया। इसका समूह पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण करें और आकलन करें कि क्या
नेतृत्व स्तर के शिखर सम्मेलनों की अनुपस्थिति हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की रणनीतिक प्रासंगिकता को कमजोर, यानी क्वाड क्या इंडो पैसिफिक में कमजोर पड़ रहा है, इस पर यूपीएससी प्रश्न भी पूछ चुका, मैंने विस्तार से कराया भी हुआ है। ठीक है ना। तो बस बाकी ये सारे टॉपिक आपके माधव गाडगिल वगैरह हो ही गए, इनको मेहनत कीजिए और दुआ कीजिए कल तक एकदम स्वस्थ हो जाऊं और फिर जो है ठीक है। अब आते हैं, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, SASCI के तहत फंड पाने में उत्तर प्रदेश, तो इसको लिख लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब आप देखिए, क्या आपने इसको पढ़ा इसके पहले? हम लोगों के लिए भी प्रतिदिन चैलेंज है बच्चों, कुछ न कुछ नया मिलता ही रहता है। ठीक है ना। तो यह बेटा केंद्र सरकार की स्कीम है, ठीक है ना। ये देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 2020-21 में आई थी। इसके तहत कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यानी पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को पैसा मिलता है जो राज्य बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश को बहुत मिला है, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर असम को। ठीक है। तो ये स्कीम जरूर पढ़ लीजिएगा जिसके बारे में, ठीक है ना। ये देखिए मूल अवधारणा, राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में सब कुछ मैंने दे दिया है और प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बना दिया है जिससे आप इसको बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है। बाकी यूपीएससी की जर्नी में आप सबका स्वागत है और स्वाभाविक है, अगर पसंद है तो बिल्कुल भी आप लोगों को कनेक्ट होना चाहिए। और ये टेस्ट सीरीज में अभी मैसिव डिस्काउंट है 40% का प्रीलिम्साथॉन में, आप सब उसका हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है। थैंक यू बच्चों। आज मैं खुद कह रहा हूं कि मेरी एनर्जी का वो फ्लो नहीं था जो रोज रहता है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि यार नहीं तो टॉपिक इकट्ठा हो गए थे। और कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा कि काम मैं किस लेवल पर करता हूं। तबीयत नहीं ठीक थी और ये जरूरी है बच्चों, कुछ दिखाने के लिए नहीं, बस जैसे आज आपको पता है कि इंटरव्यू है इस बच्चे का, और आप देखिएगा, यानी आज राहुल का इंटरव्यू है, सुबह सुबह मैसेज आता है और सर आज का हिंदू बना करके भेज दीजिए 10 बजे, पढ़िए आप इसको कि आज का इंटरव्यू। और फिर देख रहे हो पूरा हिंदू का और पूरा इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज और जो भी इंपॉर्टेंट है सब बना करके भेजा। तो कहने का मतलब हर एक बच्चे के साथ 100% कनेक्ट, यही मेरी अपनी पहचान मैं बनाना चाहता हूँ कि हर एक बच्चा, ठीक है आज रिजल्ट कम है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बेटा रिजल्ट बढ़ते और माहौल बनते समय लगता नहीं। क्या पता इसी वर्ष 20-25 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं, बस कहानी पलट जाएगी। लेकिन गलती हमारी नहीं होती, गलती क्या होती, बच्चे भी हिम्मत हार जाते हैं थोड़े ही टाइम में। ठीक है बेटा, मेरे बैक में पेन हो रहा। बाय बाय, थैंक यू।